क्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में क्रिया, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग क्रिया। क्रिया जिन शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, लिखना, रोना, गाना आदि। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद हैं। क्रिया के भेद सामान्यतः दो भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर प्रत्यक्ष रूप से पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है। उपरोक्त वाक्य में लिखना क्रिया का प्रभाव कर्म पत्र पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। सुरेश गाता है। उपयुक्त वाक्य में क्रिया गाता के साथ कर्म गीत की संभावना बनी है। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म की संभावना न हो, अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह रोता है, वह हंसता है। उपयुक्त वाक्य में क्रिया रोने और हंसने का प्रभाव सीधे कर्ता वह पर पड़ रहा है। विशेष सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया में क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने से यदि उत्तर मिले तो ऐसे क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। यदि न मिले तो अकर्मक होंगी। जैसे रहीम पढ़ा वाक्य है, रहीम क्या पढ़ा प्रश्न पूछा जा रहा है, रहीम किताब पढ़ा उत्तर संभावित है। नोट, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूप में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। द्विक्रमक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके साथ दो कर्म हो, द्विक्रमक क्रिया कहलाती हैं। जैसे मैं बालक को हिंदी पढ़ाता हूँ। उपरोक्त वाक्य में पढ़ाना क्रिया है जिसका कर्म बालक और हिंदी है। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया ऐसी क्रियाएं जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है और दूसरी क्रिया पहली क्रिया की अर्थ को और अधिक स्पष्ट करती है। जैसे मैं बाजार जा सकता हूँ। उपयुक्त वाक्य में सकना क्रिया जाना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद हैं। संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद हैं। आरंभ बोधक, दूसरा समाप्ति बोधक, तीसरा अवकाश बोधक, चौथा अनुमति बोधक, पांचवा नित्यता बोधक, छठवां आवश्यक बोधक, सातवां निश्चय बोधक, आठवां इच्छा बोधक, नौवां अभ्यास बोधक, 10वां शक्ति बोधक और 11वां पुनरुक्ति बोधक। संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। पहला देखेंगे संयुक्त क्रिया के भेद, परिभाषा फिर उदाहरण। तो संयुक्त क्रिया के पहला भेद है आरंभ बोधक क्रिया।
आरंभ बोधक क्रिया, इसका परिभाषा देखिए। जब संयुक्त क्रिया से क्रिया का आरंभ होने का बोध हो तो उसे हम आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे रहीम जाने लगा, सीता खाने लगी, पानी बरसने लगा। इसमें क्रिया का क्रिया के आरंभ होने का बोध हो रहा है। दूसरा है समाप्ति बोधक क्रिया। जब संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णतः व्यापार की समाप्ति का बोध हो। जब संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णतः व्यापार की समाप्ति का बोध हो। जैसे धातु के आगे चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। अब एग्जाम्पल में देखिए, वह जा चुका है, वह पढ़ चुका है, सीता खा चुकी है। तीसरा है अवकाश बोधक क्रिया, जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध होता है, उसे अवकाश बोधक क्रिया कहते हैं। क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध होता है। जैसे जाने न पाए, वह मुश्किल से सो पाया, जाने न पाया। अगला है अनुमति बोधक क्रिया, जिससे क्रिया करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, उसे अनुमति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, मुझे पढ़ने दो, मुझे गाने दो, मुझे हंसने दो। इसमें अनुमति बोधक क्रिया है। अगला है पांचवा नित्यता बोधक क्रिया। परिभाषा इसका देखिए, जिससे कार्य की नित्यता उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, उसे नित्यता बोधक क्रिया कहते हैं। जिससे कार्य की नित्यता उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, उसे हम नित्यता बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, रहीम गाता रहा, हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया। नित्यता कार्य इसमें हो रहा है। छठवां हमारा आवश्यकता बोधक क्रिया, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, उन्हें आवश्यकता बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, आपको यह कार्य करना चाहिए। दूसरा है मुझे स्कूल जाना पड़ता है, रहीम को पढ़ना चाहिए। ये हमारा आवश्यकता बोधक क्रिया है। सातवां है निश्चय बोधक क्रिया। परिभाषा इसका देखिए, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो, उसे निश्चय बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, उसने कहा मैं मार बैठूंगा। दूसरा है वह भाग गया। तीसरा एग्जाम्पल, अब कह ही डालो। आठवां है इच्छा बोधक क्रिया, जिससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट हो, उन्हें इच्छा बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ना चाहता है, रहीम जाना चाहता है, वह घर आना चाहता है। इसमें एग्जाम्पल में इच्छा का बोध हो रहा है, इसीलिए ये इच्छा बोधक क्रिया है। अगला है हमारा नौवां अभ्यास बोधक क्रिया। जब क्रिया के करने के अभ्यास का बोध हो, उसे अभ्यास बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे राघव पढ़ा करता है,
सीता लिखा करती है, तुम खेला करते हो। 10वां है शक्तिबोधक क्रिया। परिभाषा: जब कार्य करने की शक्ति का बोध हो, उन्हें शक्तिबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह गा सकती है, तुम पढ़ सकते हो, सीता चल सकती है। 11वां है पुनरुक्ति बोधक क्रिया। जब दो समानार्थक क्रियाओं का संयोग हो, उन्हें पुनरुक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा पढ़ा लिखा करती है, राघव यहाँ आया जाया करता है। मनुष्य को आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए। क्रिया के कुछ अन्य भेद। क्रिया के कुछ अन्य भेद निम्नवत हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट एवं पूरा करने में सहायता प्रदान करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे राम दौड़ता है, तुम गाते हो, वे वे खेल रहे हैं। उपरोक्त वाक्य में दौड़ना, गाना, खेलना मुख्य क्रिया है। शेष क्रियाएं हैं, रहे हैं, सहायक क्रिया हैं। जो उपयुक्त वाक्य था उसमें मुख्य क्रिया हमारा दौड़ना था, गाना था और लिखना, और इसकी हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया थी है, रहे हैं, ये हमारी सहायक क्रियाएं थी। नामबोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे दुखी होना, निराश होना। नामबोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और नामबोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती हैं। दोनों में यही अंतर है। जो नामबोधक क्रिया होती है वो संज्ञा और विशेषण के मेल से बनती है। संयुक्त जो क्रिया नामबोधक क्रिया को संयुक्त क्रिया नहीं कहा जा सकता है। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती हैं। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन खा कर सो गया। अब इसमें देखिए दो क्रिया हैं, पहला तो खाना खाना और दूसरा सोना। तो जो ये खा कर है ये हमारा पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि पहले जो कार्य कर लेगा फिर उसी क्षण दूसरा जो कार्य किया जाता है, तो जो पहले कार्य किया जाता है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है नहा कर पूजा किया। तो पहले नहा कर, तो ये हमारा नहा कर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। उपरोक्त वाक्य में नहा कर खा कर पूर्वकालिक क्रिया है। क्रियार्थक क्रिया जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा क्रिया कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हंसना हृदय के लिए अच्छा है। जब कोई भी क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करता है तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। जैसे मान लीजिए टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हंसना हृदय के लिए अच्छा है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला, दयालु, सब, बड़ा आदि। और दूसरा इसका परिभाषा है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, अच्छा, नीला आदि। अथवा तीसरा परिभाषा
विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे स्वच्छ, पीला, ऐसा आदि। विशेष्य विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, कुत्ते का विशेषण बता रहा है कि कुत्ता क्या है, काला है, तो विशेष्य हमारा क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। इस वाक्य में कुत्ता विशेष्य है तथा विशेषण काला है। जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सफ़ेद कबूतर, इस वाक्य में सफ़ेद विशेषण है तथा कबूतर विशेष्य है। इस प्रकार विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं जो इस ग्राफ में दर्शाया गया है। अब विशेषण के हमारे भेद, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला सर्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संध्यावाचक विशेषण, चौथा परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान होता है। जब ये शब्द अकेले आते हैं तब सर्वनाम होते हैं और जब इनकी साथ संज्ञा आती है तब ये विशेषण होते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तब वे सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह पुस्तक पढ़ने लायक है, अतः इस वाक्य में यह सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण के भेद, पहला हो जाएगा मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक जो बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के साथ आती है, मौलिक सर्वनामिक कहलाते हैं। जैसे वह लड़का, यह घर इत्यादि। यौगिक सर्वनामिक जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं और संज्ञा के साथ आते हैं, उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी, उतना काम, कैसा घर इत्यादि। अतः यौगिक सर्वनामिक के निम्नांकित भेद हैं जो इस ग्राफ में दर्शाया गया है। यौगिक सर्वनामिक, पहला है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, चौथा है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण ये संज्ञा की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस। उदाहरण के लिए इस कमरे में अगरबत्ती जला दो। अतः इन वाक्य में इस निश्चयात्मक संकेत दे रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण ये संज्ञा की अनिश्चयात्मक स्थिति की ओर संकेत करते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। उदाहरण कोई किताब पढ़ सकते हैं, यहाँ कोई अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है। कुछ लोग सभा बीच में छोड़कर चले गए, यहाँ कुछ
अनिश्चय की ओर संकेत कर रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण ये संज्ञा से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं, जैसे कौन, क्या, किस। उदाहरण के लिए, कौन सा घर आपको पसंद है? इस उदाहरण में कौन प्रश्नवाचक की तरह संकेत कर रहा है। संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण जहाँ संबंध बताने वाले सर्वनामों का प्रयोग विशेषणों की तरह किया जाए, वे जैसे जो, जिस। उदाहरण के लिए, जिस काम को कोई नहीं कर पाया, उस काम को लक्ष्मीबाई ने कर दिखाया। विशेषण और विशेष्य संबंध इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ काला विशेष्य विशेषण है। गुड्डी सुशील की खड़ी है, यहाँ सुशील विशेष्य विशेषण है। विधेय विशेषण विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। दूसरा है विधेय विशेषण विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, यहाँ काला विधेय विशेषण है। मेरी गाय सीधी है, यहाँ सीधी विधेय विशेषण है। अगला पढ़ेंगे हम लोग गुणवाचन गुणवाचक विशेषण जो विशेषण अपने विशेष्य के गुणों का बोध करवाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणों के तात्पर्य है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, आकार प्रकार, रूप रंग, अवस्था, दशा, स्थिति, शीघ्र आदि का वर्णन करना। कुछ गुणवाचन विशेषणों के उदाहरण इस प्रकार हैं। गुण दोष अच्छा, बुरा, दयालु, ईमानदार, उदार, अनुचित, समझदार, मेहनती, चतुर, आलसी, दुष्ट। आकार प्रकार में मोटा, लंबा, गील, चौरस, छोटा, आयताकार। रूप रंग में आकर्षक, काला, मनोहर, सांवला, गोरा, सुंदर। अवस्था दशा में गरीब, दुबला पतला, स्वास्थ्य, दरिद्र, रोगी, कमजोर, अमीर। स्वाद गंध में खट्टा, मीठा, कड़वा, फीका, सुगंधी, दुर्गपूर्ण, सुआदी। स्थान देश का शहरी, जापानी, भाषी, भारतीय, आगामी, ऐतिहासिक, टिकाऊ, ग्रामीण, प्राचीन, पंजाबी। स्थिति में निचला, स्थिर, ऊपरी, बाहरी, आंतरिक, डाबाडोल, टिकाऊ। दशा दिशा पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। स्पर्श खुरदुरा, गर्म, ठंडा, हल्का, चिकना, मुलायम, कठोर। नोट में गुणवाचक
विशेषण की पहचान के लिए संज्ञा के साथ कैसा कैसी लगाकर प्रश्न कीजिए। उत्तर में जो विशेषण आए वह गुणवाचक है, जैसे ताजे फल ले आओ, कैसे फल, तो हो जाएगा ये हमारा गुणवाचक ताजे। ग्रामीण युवतियाँ काम करती हैं, कैसी युवतियाँ, तो ग्रामीण, तो जो ग्रामीण है वो हमारा क्या है, गुणवाचक है। ताजे और ग्रामीण दोनों गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। जो विशेष की संख्या के बारे में बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 50 फूल, कुछ लोग, सब बच्चे। अतः जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनके विशेषण संज्ञावाचक होते हैं। ये प्रायः जातिवाचक होती हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक के भेद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी भेद हैं, जैसे गणना सूचक, क्रम सूचक, आवृत्ति सूचक, समुदाय सूचक, समुच्चय बोधक सूचक और प्रत्येक सूचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का संकेत करते हैं। जैसे कल से दुगने फूल लाना। इसके अन्य भेद इस प्रकार से हैं। पहला क है गणना सूचक, जहाँ वस्तुओं और प्राणियों की गिनती की जाए। 5 फूल, 2 विद्यार्थी, 3 कमरे, पौना घंटा इत्यादि, ये गणना सूचक है, में गिनती की जा रही है। क्रम सूचक, क्रम की सूचना देने वाले विशेषण, पहला बच्चा, दूसरी पंक्ति, तीसरी मंजिल, चौथा घर। तो ऐसे सूचक विशेषण जो होते हैं जिसमें क्रम की सूचना दी जाती है। आवृत्ति सूचक, आवृत्ति सूचक, इन विशेषणों से विशेष्य को तहो या गुणन का बोध हो। दुगुनी रोटी, चौगुने वृक्ष, हरा बदन, दोहरा कपड़ा। समुदाय सूचक, जो विशेषण कुछ संख्याओं के इकट्ठे समूह का बोध कराए। जैसे दोनों बच्चे, चारों वृक्ष। समुच्चय बोधक, प्रचलित समुच्चय को प्रकट करने वाले विशेषण। दर्जन 12, कौड़ी 20, पुरुष 150, जोड़ा या युग्म तो सतई 700, बत्तीसी 32, चालीसा 40, शताब्दी 100। प्रत्येक सूचक, प्रत्येक का बोध करवाने वाले विशेषण। प्रत्येक, साधक, हर घड़ी, प्रति वर्ष आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण विशेष्य की किसी निश्चित संख्या की सूचना न देकर उसका अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं। जैसे बाहर बहुत लोग आए हैं, सब पक्षी उड़ गए, थोड़े कार्ड और बनने हैं। बहुत, कुछ, सब, थोड़ा परिणामवाचक विशेषण भी हो सकते हैं। आप विशेष्य देखिए, यदि गिना जा सकता है तो विशेषण संख्यावाचक होगा।
और यदि उसे माप तौल सकते हैं तो परिणामवाचक विशेषण होगा। जैसे बहुत लोग, वृक्ष, संख्यावाचक विशेषण। बहुत चावल, कपड़ा, परिणामवाचक विशेषण। कई बार, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो होता पर निश्चितता निश्चितता का बोध नहीं होता है। जैसे सैकड़ों लोग बेघर हो गए, हजारों मवेशी बाढ़ में बह गए। इस वाक्य में सैकड़ों, हजारों आदि अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक मानना चाहिए।